सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ठीक, फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में सर जी, हमने लास्ट टाइम पे आपको एक क्वेश्चन करवाया था। उस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें थी कंपोनेंट के बारे में, आपको याद होगा कंपोनेंट। उसमें आपको एक पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़रूर याद होगा कि कितने भी ढेर सारे वेक्टर थे उसका एक रिजल्टेंट हुआ करता था, और किन्हीं भी वेक्टर का रिजल्टेंट याद है, ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने बताया था tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वाई एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर। कैसे तैयारी करी आप, अपना पहले परिचय। मेरा नाम कमल मिश्रा है। मैंने ऑल इंडिया में 617 नंबर सिक्योर किए हैं और मेरे सिर्फ फिजिक्स में 156 हैं। 40 क्वेश्चन मेरे राइट है, और ये जो क्वेश्चन आए हैं वो शायद एक देवता समान टीचर की वजह से वो आए हैं जो मेरे सामने लेकिन मेरे बगल में नहीं आना चाहते हैं। उनकी कुछ अब क्या हम नहीं बता सकते, लेकिन आप फिजिक्स पढ़िए तो कोई भी चीज़ पढ़िए, चाहे फिजिक्स चाहे बायो चाहे सबको कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, और जिससे पढ़ना है टीचर से उस पर विश्वास कीजिए। जैसे अगर आप आशीष सर क्या पढ़ते हैं तो उनके बुकलेट पे विश्वास करिए कि हाँ, इससे बाहर ना कोई किताब मुझे पढ़नी है ना कुछ। आपको उसके लिए जो कर लगता है कि यार इतने क्वेश्चन हमें और भी क्वेश्चन करने चाहिए, उसके लिए आपको होम असाइनमेंट में दिए जाएंगे। और जैसे लड़कों की डिमांड रहती है सर हम एस.सी. वर्मा कर लें, कोई कहता है सर हम यूनिवर्सल कर लें। अरे यार ये कौन सी बात है यार, जब तुम्हारे बुकलेट में एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन है और तुम्हारे बुकलेट में यूरोडो जो सबसे अच्छी किताब है उन सबके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी तक के क्वेश्चन है, तो आप एक्स्ट्रा करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। उस टाइम को बायो पे लगाइए, और नहीं हो तो उसी सर की बुकलेट को रिवाइज करिए। क्योंकि ऑल इंडिया में मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से सर के बुकलेट से आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन की बात नहीं करूँ, आंसर डिक्टो आ रहे हैं। तो आप जैसा करिए अच्छा करिए, और मैं नहीं कहता हूँ कि किसी से कोचिंग करिए या सर से आइए कोचिंग, लेकिन देखिए कि सर के बुकलेट में एक ये चीज़ है कि अगर आप यूपी बोर्ड के लड़के हैं तो आपके लिए सरल बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप अभी हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे, पहली बात होती है, और हिंदी मीडियम से जो लड़का पढ़ा रहता है तो उसे मेडिकल में ढलने में समय लगता है, तो 2 साल 3 साल इसी में खराब कर दें। सर के बुकलेट में क्या है कि आपको हिंदी के साथ इंग्लिश, जैसे नीट में होता है कि आप अगर हिंदी में पेपर मांगेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, वैसे सर की भी बुकलेट में कि जो क्वेश्चन है उसकी हिंदी भी नीचे दी है, आप उसे प्रेफर कीजिए। उसे प्रेफर करने के बाद आपको नॉलेज आएगी, अच्छा मैं ये, तो आप अपने को छोटा नहीं महसूस करेंगे यार बगल में सीबीएसई बोर्ड का लड़का, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। क्योंकि यार नीट हो गया तो सीबीएसई याद आया, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम पे आपको बात बताई थी। अब सर आगे चलता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, गौर करिएगा सर। सर कहते हैं, कभी भी आपसे कहते हैं 2 वेक्टर हैं P और Q, एक वेक्टर P ये है, एक वेक्टर Q ये, ठीक। इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक। कहते हैं इनका जो रिजल्टेंट R होगा, समझिएगा बात को, समझिएगा, इसका जो रिजल्टेंट R होगा वो P के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, P के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, कैसे भी तो कहेंगे 2 वेक्टर P और Q हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन को बचाने के लिए, मैं कैलकुलेशन को बचा रहा हूँ, थोड़ा छोटा फॉर्म कर रहा हूँ इसमें। जब कभी भी कहें कि 2 वेक्टर हैं P और Q, अब यार देखो क्वेश्चन यही रहे, इसमें हमको एक एक्सिस मानना पड़ेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा भैया वाई एक्सिस होगा। बोलो भाई, हमको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, P के भी कंपोनेंट होंगे, Q के भी कंपोनेंट होंगे। ये मानने की बजाय क्या काम करो पता है, एक ऐसा जुगाड़ कर लो कि जैसे दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, 2 वेक्टर कह रहे हैं P और Q हैं, 2 वेक्टर बोल रहे हैं P और Q। अब मैं क्यों ना ऐसा करें हम कि एक वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलावा मान लें,
ये है P, बोलो भाई। दूसरा है Q, थीटा एंगल बना रहे हैं आपस में, ठीक। तो पता है इससे एक फायदा होगा क्या, अगर ये सिचुएशन होगी तो तुमको P का भी कंपोनेंट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में और Q का भी करना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन होगी तो इसका सिर्फ P में एक कंपोनेंट होगा, Y में P किसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि प्योर X का कोई प्रभाव प्योर Y में नहीं होता। याद आया? प्योर X का कोई इफेक्ट प्योर Y में नहीं होगा, प्योर Y का कोई इफेक्ट प्योर X में नहीं होगा। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन फंस जाए, दो वेक्टर दिए हो P और Q, तो क्या काम करो, एक वेक्टर को किसी एक्सिस पर ही मान लो, तो कैलकुलेशन बच जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है और राहत मिल जाती है हम लोगों को, ठीक साहब। इन दोनों वेक्टर का कोई रिजल्टेंट भी होगा, 100% होगा भाई। जो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा। क्लियर है सर? अगर आपसे पूछे कभी क्वेश्चन में, मुझे एडमिट करो, आपसे अगर पूछे कि ये बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ कितना एंगल बना रहा है, भले ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, अब यही तो P के साथ भी बना रहा है, यही तो P के साथ भी बना रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ कितना एंगल बना रहा है, यही तो है। या रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा ही तो बना रहा है। देखो बहुत चीज़ें एकदम सरल हो जाएंगी इससे, क्योंकि जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था उसमें रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाला था ना, और यहाँ पे हमने P को किस एक्सिस पे मान लिया, एक्स एक्सिस पर। तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहे तो कह दो P के साथ कितना एंगल बना रहा है या एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, चट्टे से निकल आएगा। बोलो, तो अगर मैं कह दूँ 10 अल्फा इज इक्वल टू, समझना, y एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर। हमारी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत आसान बात है, ठीक बाबू। क्या तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले वेक्टर नहीं निकाल पाओगे? याद रखना वेक्टर दो ही हैं, ये एक P और एक Q, ये तो रिजल्ट है उसका। वेक्टर तो दो ही हैं, एक P है एक Q है, ये तो रिजल्ट है ना। बोलो, क्या मैंने तरीका सिखाया था? कंपोनेंट, एक बार सारे वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कर लो, एक बार सारे वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस में कर लो। याद आया? क्या तुम्हें याद है? बोलो जस्किन भाई, यस सर। क्या तुम्हें याद है? यस, वेरी गुड साहब। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट करें? यस सर। चलिए मैं एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कर रहा हूँ भाई, गौर करिएगा। कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस, दो वेक्टर हैं P और Q ना, यस सर। एक तो ये P रहेगा प्लस P की माइनस P, प्लस P की माइनस P, प्लस P, ठीक, क्लियर है सर? यस सर। तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कर रहे हैं, एक तो ये प्लस P होगा, यस सर। प्लस Q क्योंकि उधर जा रहा है। क्या Q का कोई कंपोनेंट आएगा? हाँ आए? यस सर। Q का क्या एक्स एक्सिस में प्रभाव नहीं आएगा? आएगा। अरे Q इम्प्योर है यार, इसका प्रभाव आएगा एक्स एक्सिस में। बोलो, तो कितना आएगा? Q एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ बताओ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो Q cos थीटा आएगा, Yes, sir. और प्लस की माइनस, एरो उस तरफ जाएगा, एरो उस तरफ जाएगा, तो प्लस Q cos थीटा। पहले बताओ ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। y एक्सिस वाले वेक्टर देखे जाए, y एक्सिस वाला वेक्टर
वाई एक्सिस। ठीक, क्या P का कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि P जो है वो प्योर X है और प्योर X का कोई प्रभाव प्योर Y में नहीं होगा। प्योर हॉरिजॉन्टल का कोई प्रभाव प्योर वर्टिकल में नहीं होता, प्योर वर्टिकल का कोई प्रभाव प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं होता। ठूस लो बात दिमाग में। मोशन इन 2D पे सारा खेल यही चलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं जाने वाला। क्या Q का कंपोनेंट जाएगा? हाँ, Q कितना आएगा? साइन थीटा की कॉस थीटा? साइन थीटा। वेरी गुड। जिस एक्सेस के साथ एंगल दिया उधर कॉस, दूसरी तरफ साइन, तो वाई एक्सेस वाला वेक्टर होगा दैट इज ओनली Q साइन थीटा। पहले बताओ ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ठीक है बाबू। टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर है। वाई एक्सिस वाले वेक्टर की वैल्यू कितनी है? Q साइन थीटा। एक्स एक्सिस वाले वेक्टर की वैल्यू कितनी है? P प्लस Q कॉस थीटा। तो अगर मैं कह दूँ टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सिस वाला वेक्टर Q साइन थीटा अपॉन एक्स एक्सिस वाला वेक्टर P प्लस Q कॉस थीटा। बोलो भैया, यही वहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट करके लिखा है वहाँ पर। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन शीट में आप देख सकते हैं, दो जगह ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद लिखा है एक डेरिवेशन और पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके यही चीज़ लिखी है। बताओ कुछ है? और इस फॉर्मूले को तुम डायरेक्ट दिमाग में रखना कि दो वेक्टर P और Q हो तो रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ कितना एंगल बनाता है। तो अल्फा और टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। क्लियर है? नोट करोगे? नोट कर लो सर। सुन लो साथियों, फटाफट बता रहा हूँ। दो वेक्टर दिए हो P और Q। ठीक, सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो वेक्टर दिए हो P और Q और उसके बीच का एंगल हो थीटा। तो कभी भी तुमसे पूछे कि बताओ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर P के साथ कितना एंगल बनाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन लिखवा दूँ क्या? रुक जाओ, पहले एक बार एक्सप्लेन कर दे फिर क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो P के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो मैंने कहा जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एक वेक्टर को किसी एक्सेस पे मान लेना बेटर होता है। भाई दो कैसे भी मान सकते हो, ऐसे मान लो P और Q। ऐसे मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा कैलकुलेशन भी बचानी है हमको। तो ये P ये Q, P को मान लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये थीटा है। रिजल्टेंट ऐसे क्या, रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ भी कह सकते हो और P के साथ भी कह सकते हो अल्फा बना रहा है, क्योंकि P किस एक्सिस पर है? हमने माना है एक्स एक्सिस पर है। ठीक, हमने अब कंपोनेंट कर लिए। हम जानते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर। लास्ट टर्म पे पढ़ा था हमने सभी वेक्टर दो ही है P और Q। ये तो रिजल्ट है भैया, इसके थोड़ी ना करना है, इसका कंपोनेंट नहीं करेंगे, तो रिजल्टेंट है। तो एक्स एक्सिस वाले वेक्टर निकालने हैं तो एक तो ये P रहा प्योर एक्स एक्सिस तो प्लस P और इसका एक कंपोनेंट होगा Q कॉस थीटा। ठीक है, तो P प्लस Q कॉस थीटा। वाई एक्सिस वाले निकालने हैं तो इसका तो कोई कंपोनेंट जाने वाला नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्योर एक्स है, प्योर एक्स का कोई कंपोनेंट प्योर वाई में नहीं होगा। इसका होगा Q साइन थीटा। तो मैंने देखो वाई एक्सिस वाला वेक्टर Q साइन थीटा। टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सिस वाला वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाला वेक्टर होता है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। फॉर्मूला आ गया। ठीक, वीडियो एडिट में यहीं तक कट करिएगा, इसका क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये कट नहीं होना है। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कैसे आएगा लिखो। दो वेक्टर है P और Q। क्वेश्चन का रिजल्ट लिखो, मतलब दो वेक्टर है P और Q, दो वेक्टर हैं P एंड Q
उनके बीच का एंगल है थीटा, उनके बीच का एंगल है थीटा। थीटा ऐसे बनता है, सिंबल में जाना पड़ेगा, थीटा लिख दो। उनके बीच का एंगल है टी एच थीटा। ठीक ठीक। फिर पूछते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर किसी एक वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर किसी एक वेक्टर मान लिया P के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर आर मान लिया क्या मान लिया हमने P, कोई भी किसी के साथ भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में होगा कि छोटे वाले वेक्टर के साथ, तो छोटे वाले को P मान लेना। क्वेश्चन में होगा कि बड़े वाले वेक्टर के साथ, तो बड़े वाले को P मान लेना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला निकाला है उसमें एंगल किसके साथ निकला है, P के साथ। तो क्वेश्चन में जो भी दिया हो, छोटे वेक्टर के साथ बताओ तो छोटे वेक्टर को P मान लेना, बड़े वेक्टर के साथ बताओ तो बड़े वेक्टर को P मान लेना। क्लियर? ठीक। रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ कितना एंगल बना रहा है। दो वेक्टर हैं P और Q, उनके बीच का एंगल है थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ कितना एंगल बना रहा है, P हमारी सुविधा अनुसार हम एज्यूम करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में जो दिया होगा वो हम P मानेंगे। ठीक, तो ये फार्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ठीक साहब, इसके होम असाइनमेंट में ऐसे इसके कई क्वेश्चन हैं इसी तरीके के। अगर ये फार्मूला दिमाग में रखोगे तो चट से निकाल दोगे कि रिजल्टेंट वेक्टर इतना एंगल बना रहा है P के साथ। ठीक है, वैल्यू रखोगे चट से आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया, समझ में आ गया सर? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए सर आगे चलते हैं। साहब कंपोनेंट पे ही है ना, तो कंपोनेंट पे ही है, तो कंपोनेंट की यही एक्स एक्सिस में अलग देखो, वाई एक्सिस में अलग देखो। ठीक, इस पर बहुत बेसिक से क्वेश्चंस कराएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेंगे। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन नंबर 33 है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट डेरिवेशन tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। यही है, ये हमने प्रूव किया है अभी। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। दिखाई पड़ रहा है कि फोकस करवाऊँ, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, दिख रहा है? दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से शुरू करो। चलिए मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में एक चीज लिखी है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द प्लेस वेयर आई स्टॉप्ड। डिस्टेंस लिखा है ना। अब डिस्टेंस जो लिखा है उसे बच्चे सोचेंगे डिस्टेंस निकालनी है। मैंने एक बार तुम लोगों को एक पॉइंट बताया था, 10 20, चलो डिस्टेंस नहीं निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तुम लोग सोच रहे हो डिस्टेंस निकालनी है, सब जोड़ रहे हो वो उठा के ना, निकालना डिस्प्लेसमेंट है। पहली बात ये, पहले एक डायग्राम बना देते हैं फिर तुमको समझाते हैं। देखो कैसे, आई वॉकड 4 माइल्स। सबसे पहले तो कैसे करेंगे, मैं 4 माइल्स चला, तो कहीं ना कहीं से तो चला हूँगा, कहीं ना कहीं से तो चला हूँगा, तो कल एक पॉइंट मानना पड़ेगा, उसी को ओरिजिन मान ले कि मैं ओरिजिन से चला, मान सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैं जो हूँ ओरिजिन से चल रहा हूँ। ठीक, ओरिजिन से चला, दिख रहा है कलर? ठीक, ओरिजिन से चला,
पहले मैं 4 माइल चला ना, 4 माइल किधर भी चल सकते हो, एक्स में चलो चाहे वाई में चलो, क्योंकि दिया तो है नहीं, तो तुम अपनी सुविधा अनुसार चलो। 4 माइल्स, ठीक। फिर कहते हैं टर्न टू माई लेफ्ट, मतलब अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, तो मैं इधर टर्न कर गया लेफ्ट। अब ये तो बोर्ड ऐसा है तो ऐसे तो मैं नहीं चल सकता, लेकिन अगर मान लो चल रहा होता तो लेफ्ट हैंड इधर होता, टर्न टू माई लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया और फिर कितना चला, 4 ना, 6, टर्न टू माई लेफ्ट एंड 6। ठीक। फिर ऐसे जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, देन टर्न टू माई राइट अगेन, राइट यानी कि इधर घूम गया। अगर मैं पहले भाई समझना ऐसे चल रहा था, लेफ्ट मेरा इधर पड़ेगा, फिर ऐसे घूम के इधर जाऊँगा तो राइट इधर पड़ेगा, बोलो यार, ठीक। तो मैं राइट घूम गया, 4 माइल्स, ठीक। फिर बताओ ये समझ में आया? क्वेश्चन करते पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कितनी डिस्टेंस पर हूँ। अगर पूछा जाए स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा हूँ और स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कितनी डिस्टेंस पर हूँ, दोनों में अंतर होता है। पूछा जाए कि मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चला तो मैं 4 और फिर 6 और 4, यानी कि 4 + 6 + 4 दैट इज 14। अंतर समझना, बहुत बारीक अंतर होते हैं क्वेश्चन में। तो अगर पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल बाय मी, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, दैट इज 4 + 6 + 4। यही सब बच्चे गलती करते हैं वहाँ पर, 14। तो डिस्टेंस ट्रेवल जरा मेंशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस ट्रेवल अगर पूछा जाए। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिस्टेंस ट्रेवल है? नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में है कि स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कितनी दूरी पर हूं। एक्चुअल में मैं इतनी दूरी पे हूं स्टार्टिंग पॉइंट से, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। शायद मैंने तुम लोग को बताया कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी अगर किसी फिक्स पॉइंट से, ये पूछा जाए कि कितनी डिस्टेंस पर है बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, कितनी डिस्टेंस पर है बॉडी, इसका मतलब होता है वो डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन कई बार इसी लैंग्वेज में आता है, कई बार डिस्टेंस ट्रेवल लिखा होता है और कई बार डिस्टेंस लिखा होता है। तो ये पॉइंट लिखवा दूँ, पहले लिखो और फिर समझाता हूँ। देखो, जब कभी भी किसी फिक्स पॉइंट से, ये पूछा जाए कि बॉडी कितनी डिस्टेंस पर है, कि बॉडी कितनी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। अंडरलाइन मारो। इसका मतलब होता है कि
डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। कॉमा कॉमा लिखो या पैराग्राफ चेंज करो तो अलग दिखाई पड़ेगा। पैराग्राफ चेंज करो। और कभी भी अगर ये पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है, अंडरलाइन माना, डिस्टेंस ट्रेवल पे अंडरलाइन। और कभी अगर ये पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस फाइंड करना है। सब ऐड कर देंगे सिंपली। इसका मतलब होता है डिस्टेंस फाइंड करना है, सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा, सिंपल। क्लियर है भैया? अगर किसी फिक्स पॉइंट से अगर ये पूछा जाए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल पे अंडरलाइन, ट्रेवल मतलब कितना वो चला है, कहाँ है और कितना चला है, दोनों में अंतर होता है। तुम दिल्ली पहुंच गए, मैं पूछूं कहाँ है तो कहोगे दिल्ली, मान लो कानपुर से चले, और मैं पूछूं कितना चले तो फिर सब बताओगे जोड़ के। आई बात समझ में? और अगर पूछूं कितनी दूरी पे हो, आप समझना, छोटी सी बात समझना साहब। हमारे ये तस्कीम भाई हैं, हर संडे ये घूमने जाते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे चक्कर लगाते हैं सर। अभी संडे निकला, मैंने पता किया तो पता किया कि ये भैया कोचिंग से कोई क्लास रही होगी, यहाँ से निकले। कोचिंग से पहले ये गए गुरुदेव पैलेस। गुरुदेव पैलेस जानते हो? तुम सब जानते होगे बेटा, ठीक है। गए गुरुदेव पैलेस, पिक्चर हॉल है वहाँ। आजकल पिक्चर नहीं चल रही, लेकिन नेटफ्लिक्स के सीरियल वगैरह दिखाए जाते हैं, उसमें जो पिक्चरें आती हैं वो दिखा दी जाती हैं। तो भाई ने गुरुदेव पैलेस में देखी पिक्चर 3 से 6, ठीक। अब 6 बजे ये निकले तो फिर इनका मन हुआ मोमोज खाने का। नहीं, पहले इनका मन हुआ, रईस आदमी, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने का। तो फिर ये भाई वहाँ से गुरुदेव पैलेस से ये रेव मोती आए डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने। इन्होंने फिर सर पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने के बाद इनका मन हुआ यार चलो मोमोज खाए जाएं। तो अपने यहाँ काकादेव क्षेत्र में मोमोज सर बड़े बढ़िया मोमोज बनाता है, मंडल मोमोज। सुने हो? मंडल मोमोज नहीं खाया? अरे मंडल मोमोज बहुत अच्छे, हाँ, हरी गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने बनाता है। मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हरी गर्ल्स हॉस्टल तो जानते ही होगे जस्कीम भाई, ठीक है। वाह वाह, कोई कह रहे कौन नहीं जानता, बताइए, मतलब हद है। तो नहीं, हम तो आपसे कुछ ऐसी बात करें नहीं, हम तो बस ये पूछे कि जानते होगे हरी गर्ल्स हॉस्टल वाला चौराहा है, वो जानते होगे आप? पता नहीं कहाँ ले गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप, ठीक। तो होगी कोई सेटिंग एटिंग इनकी, ठीक। तो ये मंडल मोमोज खाए। मंडल मोमोज बहुत अच्छे मोमोज हैं, टोटली अनहाइजीनिक मोमोज, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छे लगते। इतना गंदे तरीके से बनाता है, इतना गंदे तरीके से बनाता है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन मार उसके बड़ी भीड़ लगी रहती है, लोग बहुत खाते हैं उसके, है ना? ये खाती होंगी, अच्छा, ठीक। तो सर अब अगर मैं तुमसे पूछूं, मेरा क्वेश्चन सुनना, मेरा क्वेश्चन ये है कि तस्कीम भाई कोचिंग से चले थे ना, पहले गए गुरुदेव से गए रे मोती, पिज़्ज़ा खाया इन्होंने, और पिज़्ज़ा खाने के बाद ही हरी गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गए। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तस्कीम भाई टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो तुम सब जोड़ के बताओगे। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तस्कीम भाई फाइनली कोचिंग से कितनी डिस्टेंस पर है, तो क्या बताओगे?
तो कोचिंग से लेकर मंडल मोमो तक की दूरी बताओगे कि सब जोड़ के बताओगे? नहीं सर। नहीं ना, तो सब जोड़ के नहीं बताओगे ना, सिर्फ कोचिंग से मंडल मोमो तक की दूरी बता दोगे। तो ये क्या है? हमने पूछा डिस्टेंस है, लेकिन तुमने बताया क्या? डिस्प्लेसमेंट बताया। तो देखो मैंने वही तो लिखवाया है। अगर क्वेश्चन में कभी किसी फिक्स पॉइंट से ये पूछा जाए कि फाइनल कितनी डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आगे क्वेश्चन आएंगे वनडी में, ग्राफ बना होगा, कहेंगे ओरिजिन से 8 सेकंड बाद बॉडी कितनी डिस्टेंस पर है, और तुम समझोगे डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। अरे आपको स्ट्रेट दूरी ही बतानी है, स्ट्रेट रोड नहीं, इससे मतलब नहीं है। हम पूछे कितनी दूरी पर है, तो आप स्ट्रेट ही काउंट करके बताओगे इतनी दूरी पर है भैया, समझे? मिनिमम डिस्टेंस बताई जाती है, मिनिमम जो यहाँ से कितनी दूरी। अब वो नाप ना पाओ अलग बात है कि मीटर नहीं होगा, और रास्ते में घर पड़ेंगे, लेकिन वो स्ट्रेट दूरी बताओगे। लेज़र लाइट होती तो बता देते देख के एकदम कि यहाँ से इतनी दूरी पर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेस। यहाँ से मंडल मोमोस, ठीक, जो भी सीधी दूरी होगी वही नापी जाएगी। क्लियर? समझ गया सर? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन की जरा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। I walked 4 miles, turned to my left and walked 6 miles, then turned to my right again and walked 4 miles. Which of the choice mention the distance from the starting point? Distance from the starting point. Initial starting point से to the place where I stopped. मैं starting point से कितनी distance पर हूँ, तो यही तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट तो यार वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट निकालना है। हाँ, पाइथागोरस से निकाल सकते हो बांट के, लेकिन ये नहीं पता कितना होगा, आधा नहीं करोगे। हाँ, एक्स वाला एक्सिस वाले अलग देखे, वो एक्सिस वाले अलग देखे, या एक्स एक्सिस वाले अलग देखे, वही तो हमारा तरीका है। एक्स एक्सिस वाले वेक्टर अलग देख लो, वो एक्सिस वाले अलग देख लो, फाइनल रिजल्ट निकाल दो अंडर रूट एक्स एक्सिस वाले वेक्टर के स्क्वायर प्लस वो एक्सिस वाले वेक्टर के स्क्वायर। बोलो भैया, अपने आप पाइथागोरस आ जाएगी। तो यस, तो एक्स एक्सिस वाले वेक्टर देखे जाए, तो सर अगर एक्स एक्सिस वाले वेक्टर में देखूंगा तो बताओ, देखो ये कितना है? 4। ये कितना है? 4 प्लस की माइनस प्लस। ठीक ठीक, ये प्योर वाई है। क्या प्योर वाई का कोई कंपोनेंट प्योर एक्स में होगा? नहीं, ये प्योर एक्स है, तो 4 प्लस 4 होगा ना। अबे इधर जा रही डायरेक्शन यार। तो कितना हो गया बाबू? 8 हो गया, प्लस 8। एक्स एक्सिस वाले वेक्टर आ गए। देखो अब कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब मैंने उस समय सिखाया तो कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने तब कहा था मान लो 3 और 4 है। ठीक है, ये आसान है इसलिए कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चलिए सर वाई एक्सिस वाले वेक्टर देखें। वाई एक्सिस वाले वेक्टर, वाई एक्सिस बोलो, ये तो है नहीं, ये तो प्योर एक्स है, ये भी प्योर एक्स है, सिर्फ यही तो है प्लस की माइनस प्लस 6। बोलो भैया, क्या रिजल्टेंट बता पाओगे? हाँ, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट। रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट। सिखा देना मैंने, एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस वाले वेक्टर का स्क्वायर। याद आया? एक्स एक्सिस वाला कितना है? 8 का स्क्वायर। वाई एक्सिस वाला कितना है भाई? 6। मुझे लग रहा है ये आ गया अंडर रूट 64 प्लस 36 ना। हाँ, रूट 100 10 हो गया। पहले बताओ समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं? आंसर निकालना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ बहुत बारीक कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे। डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर? यस सर। नोट करोगे? कर लो नोट। सर जी दिमाग में फीड हो गई चीज़ें? चलिए एक क्वेश्चन और कराए। ए तुम लोग यार बाबू डायरेक्शन समझते हो? साउथ वेस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, बताओ क्या होता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ?
उन्हीं से पूछेंगे। हाँ चलिए कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। मैं जानता हूँ कि बच्चे नहीं समझते, डायरेक्शन में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। टेंशन लेने का नहीं, वेरी गुड, सिर्फ देने का, टेंशन लेने का नहीं। सर जी बाबूजी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो ऐसे बना लिया जाता। ये डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दिमाग में रखो, ठीक। ईस्ट अगर एक्स एक्सिस में होता है तो नॉर्थ पॉजिटिव वाई में होता है। नॉर्थ साउथ में कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो याद रखना ईस्ट और नॉर्थ पॉजिटिव रहते हैं, ठीक। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर। सुनो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ताकि तुम लोग सब सीख जाओ, तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। देख सर, उसके बाद एक डायरेक्शन आती है, जैसे कभी लिखा होता है नॉर्थ ईस्ट। क्या लिखा होता है? नॉर्थ ईस्ट। अब कहीं लिखा है मान लो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का सिंपल मतलब होता है ठीक बीचों बीच। दिस इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच, नॉर्थ ये ईस्ट ये ठीक बीचों बीच जैसे, और ये एंगल कितना होगा? ठीक बीचों बीच है तो 45 डिग्री। एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक। हाँ अब सुनो सुनो बात सुनो, देखो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है ना। अगर कई बार ये इधर बना दूं लाइन तो बच्चे कहते हैं सर ये साउथ वेस्ट। ना बेटा ना, अगर इस लाइन पे कभी भी इधर जा रहे हो तो वो नॉर्थ ईस्ट होगी, ध्यान रखना। वो डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। घबराना नहीं कि तुम सोचोगी। क्लियर है भैया? ठीक है। अगर इधर चल रहे हो दैट इज नॉर्थ ईस्ट, 45 के एंगल पे, ठीक बीचों बीच, ठीक। हाँ कभी कहा जाए साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मतलब इधर जाना है ठीक बीचों बीच। साउथ वेस्ट यानी कि ठीक इधर जाना है ठीक बीचों बीच। दिस इज साउथ वेस्ट, और एंगल वही 45, कहीं से लोगे 45। क्लियर? दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक। बाबू अगर इधर ऐसे आ रहे हो तो क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब इधर जाना, ठीक है। दिस इज साउथ वेस्ट। क्लियर? आई बात समझ में? अगर इधर गए 45 पे ठीक बीचों बीच साउथ वेस्ट, इधर गए तो नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो इधर ही क्यों ना हो, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, ठीक है। इतना डायग्राम बनाओगे? बनाओ इतना डायग्राम। सर अगर कभी कहा जाए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ वेस्ट यानी कि इधर जाना होगा हम लोगों को, नॉर्थ वेस्ट यानी कि इधर जाना होगा हम लोगों को, ठीक बीचों बीच। कितने एंगल पे? कहीं से ले लो 45, एक्स से ले लो, वाई से ले लो 45। क्लियर है? वैसे अगर इधर आ रहा है वैसे तो डायरेक्शन क्या कहलाएगी? ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? 45 का एंगल, ठीक ठीक। अच्छा अगर कहें कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, तुरंत देखो साउथ ईस्ट का है 45, किधर नीचे आना होगा?
साउथ ईस्ट, दिस इज, वैसे इधर आ रहे हो तो साउथ ईस्ट। क्लियर है भैया? ऐसे जा रहे हो तो साउथ ईस्ट, और इधर जा रहे हो तो नॉर्थ वेस्ट। बीचों बीच जाना 45 के एंगल पर। क्लियर है मेरे लाल? समझ में आया? बनाओ इसे भी। ठीक है बाबू, ध्यान देना फिर से। सर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चलो लो। ठीक, तुमसे कहें, कई बार कहते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो ये पढ़ा सीधे जाता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, लेकिन इसका एप्लीकेशन उल्टा होता है। क्या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है? एप्लीकेशन में होगा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आओ 30 डिग्री, यानी कि नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, अरे यार ये तो नॉर्थ होगा, इधर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमो, इधर घूमो, कितना एंगल? 30 डिग्री, ये डायरेक्शन होगी। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमो, कितना? 30 डिग्री। आई बात समझ में? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि इधर से एप्लीकेशन होगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमो 30 डिग्री। क्लियर? जैसे कभी कहते हैं 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बताओ किधर से किधर आना है? किधर से किधर आना है बोलो? हाँ उल्टा, वेस्ट से साउथ ऑफ वेस्ट, है ना? वेस्ट से साउथ की तरफ आओ 60 डिग्री। वेस्ट कहाँ? ये वेस्ट से साउथ की तरफ घूमो 60 डिग्री। क्लियर है सर? वेस्ट से साउथ की तरफ घूमो 60 डिग्री, तो वो हो गया 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। कर लोगे? अब कुछ भी आ जाए कर लोगे तुम? वेस्ट साउथ नहीं कहेंगे इसको। वेस्ट साउथ अगर कह दिया तो वो 45 है, हो गया बीच का बीच। नॉर्थ ईस्ट कह दिया तो बीच का बीच हो गया, 45 वाला है। समझ गया? जैसे कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि बीचों बीच है 45 वाला, लेकिन अगर एंगल दिया है तो फिर ऐसे करेंगे। ठीक? हाँ, 2 का भी यही मतलब होता है कि 2 लिखाओ कि ईस्ट टू नॉर्थ, तो भी मतलब ये होता है। ठीक है सर? ईस्ट नॉर्थ सिर्फ है, सिर्फ यही लिखा है ईस्ट नॉर्थ। इसका मतलब कौन सा एंगल? 45, बीचों बीच। कहीं लिखा है साउथ वेस्ट, क्या मतलब है? 45। क्लियर है सर? समझ गए? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है? ये सब वो बच्चे हैं जो पिछले साल सब पढ़ चुके हैं। ये पूरा वेक्टर इधर पढ़े हैं, और इसमें भी सब बहुत पढ़े हुए वाले बच्चे हैं, और डायरेक्शन में बताओ ऐसी बातें करते हैं। क्लियर है सर? तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे बेचारे वेक्टर का? समझ में आ गया? आगे चलूं? ये बनाओगे? ये बना तो लो सब लोग। 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ऐसा नहीं होता कभी भी, पूरा लिखा होता कायदे